आदाब नाजरीन, प्रोग्राम हेलो करियर में आपका बहुत इस्तकबाल करता हूं। मैं हूं आमिर अहसन। नाजरीन को आज हमारे साथ प्रोफेसर संजय सिंह बघेल साहब मौजूद हैं। संजय जी, बहुत इस्तकबाल है आपका एक बार फिर से हेलो करियर में। सबसे पहले सर ये जानना चाहूँगा कि CUET में अब पीजे के इम्तिहानात होने हैं, बाकी हैं 4 अगस्त से 20 अगस्त तक, जैसा कि मैंने इसकी डेडलाइन देखी। ऐसे में अपने अपने पसंदीदा कोर्सेज़, जो चॉइस के कोर्सेज़ होते हैं और जो पसंदीदा यूनिवर्सिटी होती है कई वजूहात की बुनियाद पर, उसके लिए जो है तैयारी कैसे करें, क्योंकि पीजी का इम्तिहान बहुत अहम इम्तिहान है। देखिए आमिर, इसमें जो CUET का जैसे कि आपने बताया, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट जी, ये 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में होना है। और जबकि आपने बताया कि 64 यूनिवर्सिटी CUET के माध्यम से एडमिशन लेगी इस बार, लेकिन इसमें 3 चरण पे पूरे एग्जाम हो रहे हैं। दूसरा चरण जो जैसे कि आपने कहा कि 4 से होगा, तो पहले हमें एक एक चीज समझना होगा जो CUET के एग्जाम बच्चे दे रहे हैं और जिनका अभी सेकेंड डोमेन में आना है जी। तो पहले सेक्शन में जो होता है, पहले सेक्शन में था कि लैंग्वेज सेक्शन, इसमें 13 भाषाएं थी। उसमें करना है सर 13 भाषाओं में 3 भाषाओं को किसी को भी चूज करना था जिसपे आप परीक्षा दे सकते थे। और इसमें क्या है कि 50 में से 40 क्वेश्चन आपको करने होंगे, जो लैंग्वेज का पेपर था, और समय मिला है 45 मिनट का। और जो दूसरा डोमेन है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है सब्जेक्ट का डोमेन। सब्जेक्ट के डोमेन में कोई भी स्टूडेंट्स जो है 6 सब्जेक्ट एक तरह से चुन सकता है, 6 विषय चूज कर सकता है अपने एग्जाम देने के लिए। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सबको करना है तो आप उसमें से 6 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो है 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 40 आपको करना है, और इसमें भी 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जो भी डोमेन से रिलेटेड प्रश्न हैं, सभी बच्चों को मैं बार बार कहना चाहूंगा कि वो सिर्फ 12th क्लास की NCERT पढ़ें, एक एक लाइन को पढ़ जाएं। एक तरह से कहते हैं घोंट कर जो पी जाएगा, क्योंकि उसी में से सवाल निकलेंगे डोमेन के सब्जेक्ट में से। आप 10th छोड़ सकते हैं, 11th छोड़ सकते हैं, लेकिन 12th नहीं छोड़ सकते। तो 12th पर आधारित जो 12वीं की परीक्षा आपने पास की है, उसकी NCERT की किताब यदि आप पढ़ कर जाते हैं और अच्छे से पढ़ कर जाते हैं, तो मुझे लगता है डोमेन के सब्जेक्ट में जो है, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो जानकारी है, वो आप पूरी तरह से जब आपको मिल जाएगी तो ये परीक्षा आपके लिए आसान हो जाएगी। तीसरा, एक और बार बार सवाल उठाया जाता रहा है कि क्या हमें एप्टीट्यूड टेस्ट लेना चाहिए, जनरल अवेयरनेस टेस्ट लेना चाहिए न नहीं लेना चाहिए। तो उसको भी CUET में जोड़ा गया है, जिसमें से 75 प्रश्न पूछे जाएंगे और 75 में 60 प्रश्न जो है आपको जवाब देने होंगे, उसमें कंपलसरी है। और इसके लिए आपको 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और 60 मिनट का समय दिया गया है, मतलब 1 घंटे का, 1 मिनट का एक सवाल होगा। तो इसमें कई तरह के प्रश्न है। एक तो जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स है, सब्जेक्ट फिर न्यूमेरिकल्स है, मैथमेटिक्स का जो बेसिक प्रश्न कहा जाए कि 8वीं तक के जो सवाल हो सकते हैं वो हो सकते हैं, लॉजिकल हो सकते हैं, फिर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सबसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के कुल मिला के आपके 60 प्रश्न आपको करने होंगे 75 में से तीसरे डोमेन में। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है ये भी पेपर आप आसान कर जाएंगे। तो मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहूंगा, सभी छात्रों को कहना चाहूंगा कि आप जब तैयारी करें तो इन तीनों डोमेन को बिल्कुल से ध्यान में रखकर करें। सबसे पहला है भाषा का चुनाव, कि आप कौन कौन सी भाषा आप परीक्षा देना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं। दूसरा, किस सब्जेक्ट में आप देना चाहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपका जो सब्जेक्ट सबसे स्ट्रांग है, जिसको आपने अच्छे से पढ़ा है और जो आपको लगता है कि आगे भविष्य में करियर बनाएगा, उसी विषय को आपको चुनना चाहिए। और तीसरा, जैसे मैंने कहा कि एप्टीट्यूड टेस्ट एक तरह से सबके लिए पर्सनालिटी का टेस्ट है, आपके जनरल अवेयरनेस का टेस्ट है, इसलिए वो भी जोड़ा गया है। तो इन 3 चरणों के यदि आप पार कर लेते हैं तो मुझे लगता है किसी भी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन मिल सकता है, हो जाएगा। बहुत ही बारीकी से बहुत सारी चीज़ों को सर आपने एक चीज़ में समेट दिया और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने चीज़ों को बताया। सर कुछ कॉलर्स हैं, जो कुछ तलबा हैं जो जोड़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो हेलो जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं?
जौहर अली खान। जी जनाब, पूछिए। मैं MSc किया है जोलॉजी से, सेकंड डिवीजन, और कंप्यूटर का एक साल का जो फेडरल कोर्स था वो किया है। एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएंगे जनाब? MSc जोलॉजी से, ओके, MSc जियोलॉजी। सेकंड डिवीजन, और कंप्यूटर से एक साल का डिप्लोमा। ठीक है। कोई जॉब क्या करें, कैसे जॉब नहीं मिल रहा है। अच्छी बात है। प्रोफेसर साहब जवाब देंगे जी, इसका। जी, MSc आमिर जियोलॉजी साहब, किया है और कंप्यूटर के कोर्सेज भी किए हैं, तो इनके लिए जॉब के क्या क्या मौके हैं? देखिए, जो है जॉब तो हमेशा सबके लिए खुले रहते हैं। अच्छे एक्सपर्ट की ज़रूरत हमेशा होती है, सभी को होती है। लेकिन MSc और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को थोड़ा कंबाइन करें। लेकिन हम ये कहना चाहें कि जैसे भाई साहब को कंप्यूटर का भी ज्ञान है, तो आजकल डिजिटल मार्केटिंग का बहुत बड़ा स्कोप है। तो डिजिटल मार्केटिंग यदि आप बाहर से करते हैं तो कुछ खर्चे लग सकते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा ऐसे प्लेटफॉर्म आजकल अवेलेबल है आपके पास, जैसे स्वयं है। UGC ने अभी 300 कोर्स लॉन्च किए हैं जो आप फ्री ऑफ कास्ट कर सकते हैं। इसी तरह स्वयं की बहुत सारे पोर्टल में आपको डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग के कोर्स हैं। 3-3 महीने का कोर्स यदि आप कर लेते हैं, और सोशल मीडिया मार्केटिंग के लोगों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है आजकल सभी कंपनियों को, कि घर बैठे आप कुछ नहीं, कंटेंट लिखना आता है। आप जैसे आपने बताया MSc किया है, तो साइंस से रिलेटेड किसी भी लैब या लेबोरेटरी के लिए काम कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स के लिए काम कर सकते हैं। उनका सोशल मीडिया मार्केटिंग का आप कोई भी चीज़ अपना उतारना चाहें, तो वो पूरा यदि आप डिसिमिनेट करते हैं, उसको दूसरे तक बांटने में आप सक्षम हैं, वो स्किल आप डेवलप कर लेते हैं, तो जॉब की कमी बाजार में नहीं है। जॉब बहुत है, लेकिन स्पेसिफिक किसी न किसी क्षेत्र में आपको जानकारी हासिल करनी होगी, और उस स्किल के माध्यम से आप रोजगार ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल। और चूंकि MSc जियोलॉजी किया है इन्होंने, तो बहुत सारे रास्ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, आप जी, किसी भी रियासत से बिलोंग बहुत करते हो, बिल्कुल। उस रियासत का, उस स्टेट का जो हायर एजुकेशन में जा सकते हैं यदि आगे बिल्कुल परसू करना चाहते हैं, हायर स्टडी करना चाहते बिल्कुल, हैं। नहीं तो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उसको भी आप क्लियर कर सकते हाँ, हैं। वो सारी चीज़ें कर जी, सकते हैं। बहुत सारे रास्ते और बहुत सारे मौके जी, हैं, आप कर सकते हैं। और चूंकि आपके पास एक बड़ी डिग्री भी है, प्लस आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी है, तो ज़ाहिर है कि जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि आपके लिए ढेर सारे रास्ते हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। प्रोफेसर साहब, ये जानना चाहूँगा कि चूँकि CUET की हम बात कर रहे थे, तो उस तहत में मैं कुछ सवाल और भी जानना चाहूँगा आपसे। अगर मान लीजिए किसी को पसंदीदा यूनिवर्सिटी या कोर्स में नहीं हुआ एडमिशन, ठीक है, वो कुछ परसेंटेज की बुनियाद पर या कुछ भी, तो क्या वो साल ड्रॉप कर दे, या जिस कोर्स में एडमिशन मिल रहा है उसमें ले ले? नहीं आमिर, मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सबको 24 घंटे और 7 दिन ही मिलते हैं, और भगवान सबका एक समय निश्चित किया होता है। महत्वपूर्ण ये नहीं होता कि आप कौन सी जगह से, कहाँ से पढ़कर आए हैं, आप क्या पढ़कर आए हैं और कैसे पढ़कर आए हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। आपको मान लीजिए कि आपका ख्वाब है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, JNU में पढ़ना है, BHU में पढ़ना है, यदि नहीं मिलता है आपको, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मिलता है, तो आपको एडमिशन लेना चाहिए। मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन आंख बंद करके लेना चाहिए, क्योंकि साल नहीं बर्बाद करना चाहिए। क्योंकि वो जो समय आपका जाएगा वो वापस कभी नहीं आएगा। कहते हैं समय और ज्वार भाटा की लहरें कभी किसी का इंतजार नहीं करती। तो वो बिल्कुल। समय को मत गवाइए, बल्कि आप एडमिशन लीजिए जहां भी है, जो भी आप पढ़ रहे हैं। बस ये ध्यान रहे कि आप जो पढ़ रहे हैं एक निश्चित उद्देश्य के लिए पढ़ रहे हैं, एक पर्पज लेकर पढ़ रहे हैं, एक लक्ष्य के संधान करने के लिए आप पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है जब ये दिमाग में रहेगा तो आप कहीं भी पढ़ें, किसी भी स्थान पर रहकर पढ़ें, किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ें, कोई मायने नहीं रखता, जब आपका लक्ष्य जो है पूर्व निर्धारित हो जाता है और जो आप बनना चाहते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि क्या अगर हमें इस सब्जेक्ट में या इस कॉलेज में हमारा नहीं हुआ, तो दूर हो गया है घर से, 600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर दूर यूनिवर्सिटी मिली है, तो क्या वहाँ पे जो है हम एडमिशन ले लें? कुछ कॉलर्स हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो। हेलो जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर, अबू बकर सिद्दीक, मैं बहादुरपुर से बात कर रहा हूँ। जी, पूछिए।
सर ये डिग्री कंप्लीट हो गया सर, अभी कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम से एजुकेशन में डिस्टेंस आ गया। अभी फॉरेन कंट्री जाना चाह रहा हूँ सर मैं, तो डिग्री के बाद में क्या कंप्लीट करना है, पीजी डिप्लोमा का पीजी कोर्स करना है, क्या करना है सबसे जरा, जैसे यूएस यूके कहीं भी जाना। इंजीनियरिंग में आपने क्या किया है? डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, एमटेक किया है, क्या किया आपने? बीटेक एमटेक नहीं किया सर, डिग्री किया। नेक्स्ट क्या डिग्री करना किया है आपने? ओके। यूके जाने के लिए। डिग्री किस सब्जेक्ट में किया है आमिर साहब, पूछे इनसे। डिग्री सब्जेक्ट क्या है जी। आपका उसमें? उसमें साइंस का है, बीकॉम, बीएससी, साइंस वगैरह? बीकॉम का। जी, ठीक है। कॉमर्स, B.Com किया है कॉमर्स के और मैदान आपको- में? कॉमर्स के, ये बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते जी। हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। देखिए अबू साहब, मैं नाम में दिन गलत नहीं बोल रहा हूँ, तो अबू साहब देखिए कभी भी परिस्थितियां किसी के भी रास्ते में आड़े नहीं आते यदि आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प साथ में हो तो आप देखिए कि सबसे पहले जैसे आप परिस्थितियां हैं, क्योंकि आप देखेंगे इतिहास उठाकर देखेंगे तो जिन्होंने भी ऊंचाइयां छू है वो कहीं ना कहीं बीच बीच में रुकते रहे हैं, कहीं ना कहीं अनुभव ज्ञान पहले ग्रहण करते रहे हैं, तब जाके। अब मुझे नहीं पता है कि आप कौन से देश में जाने के इच्छुक हैं, कहाँ पे जाने की आपकी चाहत है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे फाइनेंशियल प्रारंभ है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर के आप आजकल सब कुछ ऑनलाइन में अवेलेबल है। मिडल ईस्ट में भरी नौकरियां हैं, जापान में देखिए, मैक्सिको में देखिए, चाइना में देखिए, फिनलैंड में देखिए, कोरिया में देखिए। अभी यदि आपको पता हो तो जापान और कोरिया जैसे देशों ने भारत के एनएसडीसी से समझौता किया है कि हमें कम से कम 3 लाख या 5 लाख लोगों की जरूरत है, अपने यहाँ से भेज दीजिए। तो आप यदि इन कंट्री में जाए सोचते हैं जाने के लिए, तो हाँ बहुत सारे कॉमर्स से रिलेटेड कोर्स हैं, जैसे रिटेल के काम है, मार्केटिंग के काम है, सेल्स के काम है, ये ऐसे बहुत सारे वहाँ स्कोप हैं। जापान, कोरिया, फिनलैंड, आयरलैंड, इन सब कंट्रियों में। साथ ही साथ आप मिडल ईस्ट के कुछ देशों में देखिए, जैसे बहरीन हो गया, ओमान हो गया, दुबई हो गया, कतर हो गया, यहाँ बहुत सारे मैं कहना चाहूंगा 20 to 30% लोग जो है अपने भारत के वहाँ पे काम करते हैं। वहाँ बड़े बड़े माल हैं, लुलू जैसे एक बहुत बड़ा माल जिसकी चैन भारत में भी आ गई है, तो यहाँ बहुत सारे भारतीय लोग काम करते हैं। तो इन सब में थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो मुझे लगता है आपको अपॉर्चुनिटी, पहले आप वहाँ पे थोड़ा काम करके अनुभव ज्ञान ग्रहण कीजिए, और साथ ही साथ जो आप आगे पढ़ना चाहते हैं वो आजकल बहुत सारी चीज डिग्री, चाहे स्टैनफोर्ड की हो, चाहे हार्वर्ड की हो, चाहे कैम्ब्रिज की हो, ऑक्सफोर्ड की हो, आप कहीं की डिग्री घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो वहां पे रजिस्टर्ड करके छोटी छोटी डिग्रियां कलेक्ट कीजिए और फिर आप लेटरल एंट्री लेके कोई बड़ी हायर एजुकेशन कर सकते हैं। तो वो भी आप करके आपका अपना सपना, आपका ख्वाब अपना पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि इससे पहले भी बताया गया था कि अगर आप बाहर जा रहे हैं और मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी को आपने, वहाँ किसी यूनिवर्सिटी में आपने किसी कोर्स के लिए एप्लीकेशन डाला और आपका एक्सेप्ट हो गया है, तो जो प्रोसेस है उसे पूरा करके अगर आप वहाँ पहुँचते हैं तो बाहर की यूनिवर्सिटियां आपको टाइम देती हैं, कुछ एक लिमिट होता है उनका, इतने घंटे या इतने दिन, जिसमें आप वहां पे रह के काम करके, बहुत सारे बच्चे, हज़ारों ऐसे बच्चों को जानता हूं जो वहां रह करके काम भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, दोनों चीज़ें साथ में होती हैं, जिनका वो अपने आसानी से अपना खर्च निकाल पाते हैं आसानी से। यूएस और कनाडा में तो पूरा बच्चे 50% बच्चे ही करते। बिल्कुल, तो आपको जो है फाइनेंशियली कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इन रास्तों से होकर के गुजरें तो। सर ये जानना चाहूँगा कि क्या CUET के बगैर कॉलेज यूनिवर्सिटियों में एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सवाल है ये। जी बिल्कुल, CUET के बगैर आपको मिल सकता है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, स्टेट यूनिवर्सिटीज में मिलेगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में मिलेगा, वहाँ ये एडमिशन आपको मिल सकता है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में नहीं मिलेगा, तो वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, एक कॉलर से बात करेंगे, देखेंगे हमारे साथ कौन है। हेलो, मैं एक BSc एग्रीकल्चर स्टूडेंट का पेरेंट फादर बात कर रहा हूँ। जी बात कर सकते? जी पूछिए, सवाल पूछिए, प्रोफेसर साहब सुन रहे हैं। मेरा लड़का इसी साल इसी मंथ में BSc एग्रीकल्चर कंप्लीट हुआ है। ये BSc एग्रीकल्चर राजेंद्र नगर यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो उस बारे में थोड़ा सा जनरल एग्रीकल्चर का कोई डिमांड नहीं है, पर फ्यूचर में उसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है, PG बेहतर है या फिर MBA बेहतर है। नहीं, डिग्री तो इसी मंथ में कंप्लीट हो रहा उसका। जी नेक्स्ट
प्लान के लिए BSc यानी MSc एग्रीकल्चर इज बेटर और MBA। मैं ये पूछना चाहूँगा माफ़ी के साथ आपसे कि वो जो जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वो खुद क्या करना चाह रहे हैं? हाँ, वो भी कंफ्यूजन में है, लेकिन अब आगे उनके लिए कुछ बेटर ओके, है। उनके लिए कौन कौन से कोर्सेज हो सकते हैं, कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं? प्रोफेसर साहब जवाब देने की। जी देखिए, मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। मुझे नहीं पता चला कि जनाब कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है जी। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, एग्रीकल्चर के 2 रास्ते जाते हैं। अब मुझे नहीं पता है बच्चे का नेचर कैसा है, पर्सनालिटी कैसा है, वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। यदि उसको लगता है कि हमें इंट्रोवर्ट हैं और हम जो है बहुत लोगों से बात नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं, तो एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको भारत सरकार का ही ध्यान नहीं है, पूरे दुनिया की नज़र आजकल है। क्योंकि ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक फूड की तरफ जिस तरह से हम लोग बढ़ रहे हैं, जिस तरह से केमिकल फूड की जगह ऑर्गेनिक फूड की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, लोकल लेवल पे भी और ग्लोबल लेवल पे भी। तो इसको समझने की जरूरत है। तो यदि आप, जैसे मैं जानता हूं कुछ हमारे मित्र लोग हैं जो एग्रीकल्चर से किए हैं आज, लेकिन वो क्या है, MSc एग्रीकल्चर करने के बाद PhD किया और PhD करने के बाद थोड़ा मैनेजमेंट का कुछ कर लिए, तो अभी बहुत सारी 2-3 कंपनियों के वो CEO बने हुए हैं। तो एक रास्ता ये जाता है कि आप मार्केटिंग और सेल्स को समझते हुए एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट और उसकी जानकारी जानते हैं कि कैसे किसी भी चीज को स्टेब्लिश करना है और मार्केटिंग करना है। तो ये एक रास्ता वो खुलता है कि आप कैसे अपने देश के बहुत सारे प्रोडक्ट को बाहर ले जा करके उसको बेच सकते हैं और उसका एक ग्लोबल मार्केट तैयार कर सकते हैं। दूसरा एक रास्ता बनता है कि आप BSc करने के बाद MSc करें। ये पूरी तरह, मैं जैसे पहले कहा कि आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करना है। तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि इतने सारे प्लांट्स हो गए हैं, इतनी सारी वेराइटीज हैं, आपको प्रोडक्शन मैक्सिमम देना है, कैसे कैसे देना है। तो एग्रीकल्चर में कई तरह के फील्ड होते हैं, फिशरी से लेके एनाटॉमी से लेके पता नहीं कितने फील्ड है, हार्टिकल्चर से लेके, इन सब में आप काम करें और उस स्पेसिफिक फील्ड में काम करते हुए आप आगे बढ़े एज ए साइंटिस्ट। तो मुझे लगता है उसमें अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि जिस तरह सरकार आजकल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर कॉलेज पर फोकस कर रही है, तो वहाँ पढ़ाने से लेकर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट तक के बहुत सारे स्कोप बन रहे हैं, वहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं। बिल्कुल। अभी भाई हैदराबाद से कॉल किए थे इन्होंने, और इन्होंने जो पूछा वो बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन मैं हम सभी जो अभी देख रहे हैं गुजरे हुए वक्त में किसी भी चीज़ के लिए, चूँकि अगर कभी भी कुछ चीज़ें हों कि क्या इसमें स्कोप है, क्या इसमें जॉब है, तो इससे पहले भी प्रोफेसर साहब ने एक खूबसूरत सा जुमला कहा था कि अगर आप किसी चीज़ में तन मन धन से लगे हुए हैं और वही आपका टारगेट है, फोकस है, तो यकीन मानिए कि आगे आने वाले दिनों में उसमें आप एक्सपर्टीज़ भी रहेगी आपकी, तो जाहिर है कि आपका रास्ता कोई रोक नहीं सकता। और जैसा कि हम सभी देखते हैं कि एग्रीकल्चर का फील्ड जो है वो बहुत ही कामयाब है और आने वाले 100 सालों में इसकी और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है गवर्नमेंट को। 100 साल की बात कम कर रहा हूँ मैं, शायद उससे ज़्यादा भी। तो मेरे ख्याल से भी जमीन नहीं बढ़ रही, जरूरतें बढ़ रही हैं, ज़रूरतें बढ़ रही हैं। बिल्कुल जी, जमीन उतनी है, जरूरतें जब बढ़ेंगी तो एग्रीकल्चर का महत्वपूर्ण बढ़ेगा, महत्व बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और अभी देखिए, चूंकि इसराइल वगैरह से जो टेक्नोलॉजी है इन सब चीज़ों में, वो हिंदुस्तान में आ रही है और इसमें बहुत सारे बच्चे कामयाबी के साथ आगे बढ़े हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा फील्ड है, इसमें आगे बढ़िए, कंटिन्यू। फील्ड चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा, लेकिन साथ में बच्चे के नेचर को भी समझना बहुत ज़रूरी है। सर, बहुत सारे बच्चों ने अभी नीट का इम्तिहान दिया है, इस वजह से मैं जानना चाहूँगा कि क्या किसी, चूँकि अगर उसमें नहीं अच्छा स्कोर कर पाए तो क्या उन्हें वेट करना चाहिए या किसी कोर्स में अभी वो एडमिशन लेकर के तैयारी करें साथ में? देखिए, ये जो है आमिर साहब, इसमें देखिए 12th के बाद बहुत सारे स्कोप खुलते हैं जी। बहुत सारे बच्चे क्या है कि हमारे पेरेंट्स का भी और पीयर ग्रुप का भी दबाव होता है कि बच्चा 12th के साथ इंजीनियरिंग में जाए या मेडिकल में जाए। तो मान लीजिए नीट का एग्जाम दिया और किसी वजह से उसका नहीं हो पाया, क्योंकि कोई एग्जाम में बैठना और एग्जाम को क्रैक करना दोनों चीज अलग अलग है। तो जैसे मेरे पास कल काउंसलिंग के लिए एक बच्चा आया था, मैं बताऊं ईमानदारी से, तो वो यही, मैं उसका पर्सनालिटी टेस्ट किया और उसका जब हम बैकग्राउंड जाने तो वो बोल रहा था कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन उसका जो नॉलेज बेस था 11th 12th यदि हम उसका देखें तो वो बहुत कमजोर था।
और उसको फाउंडेशन तैयार करने में मुझे लगता है 2 से 3 साल पहले फिर से पढ़ाई करनी पड़ती है। तो यदि आपका फाउंडेशन 9th 10th के बाद आपका अच्छे से नहीं बना है और आप फोकस होकर नहीं पढ़े हैं, चाहे वो IIT जेईई का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो, तो बेहतर है कि आप किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ चले जाएं। नीट नहीं हुआ है, आप मुझे नहीं पता है कि कौन सा बच्चा किस तरह तैयारी करता है, किस लेवल का है। 2-4 मार्क्स से आप मान लीजिए कि 30 से 40 मार्क का डिफरेंस आ रहा है, तो आप दोबारा एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि गैप ज्यादा है, तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो बच्चा फिर से तैयारी करे। फिर उसके लिए दूसरे ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन मेडिकल की लाइन में खुलते हैं। MBBS नहीं मिलता है तो BHMS मिलता है, BAMS मिलता है, BSc जैसे एग्रीकल्चर की अभी बात हो रही थी, BDS की तरफ आप जा सकते हैं, वेटनरी की तरफ जा सकते हैं, ये क्या बोलते हैं, फिजियोथेरेपी की तरफ जा सकते हैं। यदि उससे भी यदि आप लगता है कि हम उस पर भी कोप अप नहीं कर पाएंगे, सही रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, तो साइंस से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड बहुत सर रास्ते महदूद नहीं है, बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं, बस जी, आगे बढ़ने जी। की जरूरत है, किसी एक पॉइंट पे रुकना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, प्रोफेसर संजय साहब, बिल्कुल। बहुत ज्यादा आपका जो है मैं तहे दिल से जो है शुक्रगुजार हूं इस प्रोग्राम के लिए, अपने कीमती वक्त के लिए। लेकिन आज हमें वक्त आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता, इस वजह से यहीं तक, अगले हफ्ते फिर आपसे भी से मुलाकात होगी। नाजरीन, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, आदाब।